जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएससी का पी वाई क्यूज और कैसे यूपीएससी थीम वाइज क्वेश्चन पूछता है। जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया और जितना सारे टॉपिक्स है, प्रेसिडेंट का हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे थीम वाइज क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आज हम लोग मेजरली डीपीएसपी देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस पर कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के बारे में है कि आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 बात करता है। ऐसे क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ, आप इसको सुनिए ध्यान से। ठीक है, फिर मैं इस पर समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सो आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। यानी गवर्नर के बारे में बोल रहा है कि गवर्नर साहब क्या करेगा, 5 साल के लिए ऑफिस में रहेगा। ठीक है, 5 साल के लिए रहता है ऑफिस में। ठीक है, 156 के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, कि जिस समय वो ऑफिस को ज्वाइन करते हैं उस समय से 5 साल तक अपने ऑफिस में गवर्नर साहब रहते हैं, आर्टिकल 156 के हिसाब से। ठीक है, अनुसार। और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस, यानी कि इससे क्या निकाला जा सकता है ना। डिड्यूस्ड का मतलब है कि ये जो बात बोल रहा है कि 156 के हिसाब से गवर्नर साहब 5 साल तक ऑफिस में रहेगा जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि कोई भी गवर्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक वो 5 साल अपने ऑफिस में नहीं, जब तक वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। 5 साल का कार्यकाल वो अपना पूरा नहीं करते हैं तब तक उनको उनके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला ये हुआ कि किसी भी गवर्नर साहब को रिमूव नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूँ इसको। दूसरा बोला है कि नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years, कि 5 साल से ज़्यादा कोई भी गवर्नर कंटिन्यू नहीं कर सकता है 5 years से ज़्यादा। ठीक है, तो पूछ इसमें ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक या ओनली 2 या ओनली 1 या दोनों, 1 या 2 या नाइदर 1 नॉट 2, न तो 1 है और नहीं 2 है। तो क्वेश्चन क्या है समझिए। आर्टिकल 156 के हिसाब से एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन बात कर रहा है कि 156 के हिसाब से किसी भी गवर्नर को 5 साल तक उनके ऑफिस में रहना होता है, यानी 5 साल तक उनका टर्म होता है। जब से वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तब से वो 5 साल तक ऑफिस में रहेंगे। ठीक है, जैसे 5 साल ख़त्म होगा उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्या उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता है, क्या सरकार उनको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो यही बात पूछ रहा है कि इससे क्या समझा जा सकता है, क्या डिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 में कि किसी भी गवर्नर को नहीं निकाला जा सकता है या वो 5 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। तो सही क्या होगा, है ना। आप टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियोस और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, गवर्नर साहब प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर होता है कि कितने दिन तक ऑफिस में रहेगा, कितने दिन तक काम करेगा, किसी स्टेट्स में या किसी दूसरे स्टेट्स में जाना है, या एक गवर्नर 2 स्टेट्स का, एक ही व्यक्ति 2 स्टेट्स का भी गवर्नर बन सकता है। तो ये सब सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसमें गवर्नर साहब 5 साल ज़्यादा भी 5 साल से ज़्यादा भी उनका पीरियड बढ़ाया जा सकता है, ऑफिस में रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। ठीक है, उनको कंटिन्यू करने की अगर ठीक ठाक है बिहेवियर उनका तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो सरकार उसको हटा देगा। तो प्रेसिडेंट साहब हटा देता है, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नर साहब कंटिन्यू करेगा या नहीं कंटिन्यू करेगा, या 5 साल अपना ऑफिशियल टर्म है जो पूरा करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो गवर्नर साहब आर्टिकल 156 के हिसाब से क्या कर सकता है, हटाया भी जा सकता है और
नहीं भी हटाया जा सकता है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझे होंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपके पास भी क्वेश्चन हो, है ना, जैसे मेरे पास है क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यूपीएससी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइंड आउट करना कोई टफ काम नहीं है। आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, एक से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वहाँ पे सेक्शन वाइज बनाया रखता है कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, हर सेक्शन का बना रखा होता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करता है, यानी संविधान के हिसाब से कौन सी चीज़ें है। तो क्या है, पहला कि एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हाँ ठीक है, कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, या दूसरा ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, कि रिलीजियस भी है एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी है। ठीक है, और चौथा बोल रहा है कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, यानी संविधान के हिसाब से कौन सारे चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ओनली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के रिकॉग्नाइज करता है, या रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, या रिलीजियस हो गया या लिंग्विस्टिक हो गया या एथनिक माइनॉरिटीज़ है, इन तीनों को रिकॉग्नाइज करता है। तो रिलीजियस का ये धार्मिक रूप से माइनॉरिटीज़ है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, आपका सिख कम्युनिटी है, इन सभी जो व्यक्ति है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है। लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो जैसे आपका कोई कुछ और भाषा बोलता है, जैसे उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, नेपाली हो गया, इंडिया में बहुत लोग नेपाली भी बोलता है, और बाकी जो भाषाएं है जो 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी में से कौन से माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक, सिर्फ लिंग्विस्टिक के, या सिर्फ रिलीजियस के, या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों को, या रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज़ तीनों को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका सिंपल सी आसान शब्द है, यहाँ पे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। आपको पता है कि लिंग्विस्टिक कमीशन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक वो भी बनाया गया है ताकि इन लोगों को जो बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसा है इंडिया का जो ऐसे कुछ भाषा है जिसको बोलता है, प्रैक्टिस करता है, जैसे द्रविडियन लैंग्वेज है। तो द्रविडियन लैंग्वेज बहुत ही कम यूज़ होता है इंडिया में। जैसे अब तो हिंदी है, इंग्लिश है, तो मेजर लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। बाकी जो भाषा है वो सब तो छोटा है ना, तो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। रिलीजियस माइनॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट क्या बोलता है कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म को आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए, धारण कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, जिस तरीके से आपको इच्छा है उस तरीके से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इतनी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, दूसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश, यानी डीपीएसपी से रिलेटेड। जैसे मैं बोला ना आपको कि डीपीएसपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। जैसे बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश, कि डीपीएसपी सिंपल भाषा में डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया,
संविधान में डीपीएसपी क्यों रखा गया, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। सो व्हाई डीपीएसपी, मैं शॉर्ट में लिखूँ तो इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आप जैसे इसको समझिए, कहने का 1000 तरीका है। तो द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, क्या करना चाहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी। तो ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना है, हाँ, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है पहला। दूसरा कि सोशल डेमोक्रेसी को लाना है ना, इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए। तीसरा कि गांधीयन डेमोक्रेसी होना चाहिए, कि गांधीयन डेमोक्रेसी होना चाहिए। या चौथा बोल रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना चाहिए। गलती लिखा जाएगा होता करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, मैं रेफरेंस के तौर पे लिख रहा हूँ। तो आप इसमें हल्ला मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे ये छूट गया, जैसे डेमोक्रेसी, है ना, आरे उसमें छूट गया, तो इसमें हल्ला करने का कोई मतलब नहीं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो क्वेश्चन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी क्यों इंक्लूड किया गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। इंडिया में क्या है, सामाजिक रूप से बहुत ही भिन्नता है ना, बहुत ही हायरार्की है, हर सोशल स्तर के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। और दूसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि भारत एक गरीब कंट्री है, तो इंडिया में गरीबी अमीरी के बीच में आज भी बहुत हायरार्की है, ऊपर नीचे है, हायर लोअर है। तो इन सभी चीज़ों को बांटने के लिए, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए डीपीएसपी का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ताकि स्टेट सिर्फ जो कैपिटलिस्ट है, जो प्रोड्यूसर क्लास है, और जो हैव और हैव नोट्स वाला जो कंसेप्ट है मार्क्स का, उसको सिर्फ हैव वाला को क्या करे, स्टेट सिर्फ सपोर्ट ना करे। जो हैव नोट्स है, जिसके जो गरीब तबका, वंचित वर्ग है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इन सभी को भी क्या करें, समाज में इंक्लूड करें। इसलिए डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसलिए डीपीएसपी से एक और जुड़ा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी क्या जजेस जुडिशरी द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं लागू किया जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो क्या है, यूपीएससी ने पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछता है डीपीएसपी पर, फंडामेंटल राइट्स पर, जो टॉपिक्स है ना, इस पर खूब पूछता है, ठीक है। तो डीपीएसपी का क्या मतलब है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करना है, इसलिए डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, ठीक। चलिए, तो बेसिक ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। एंड चौथा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन छांट कर रखा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन किधर गया, हाँ, लिखा है चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि संविधान के हिसाब से, कि बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ये भी डीपीएसपी के, ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको कि संविधान के हिसाब से इन सभी ऑप्शंस में कौन सा फंडामेंटल है गवर्नेंस में, यानी सरकार चलाने के लिए कौन सी चीज़ें फंडामेंटल है, ठीक है। जैसे जीने के लिए फंडामेंटल क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, कि खाना होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, और एक घर होना चाहिए जहाँ पे रहूँ जब क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि फंडामेंटल क्या है गवर्नेंस में, ठीक है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। चौथा है कि फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, ठीक है, कि फंडामेंटल क्या है, यानी कौन से ऐसे जो आधारभूत चीज़ है जिस पे सरकार चलाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला दिया है, एक है फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल शॉर्ट्स में लिखते हैं ना,
दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, यू नो कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। तीसरा आपका DPSP, एंड चौथा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये पूछ रहा है कि गवर्नेंस में कौन सा एक फंडामेंटल है, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस संविधान के हिसाब से 20 ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में से आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि यानी स्टेट को चलाने के लिए इन सभी में से कौन सा फंडामेंटल है, यानी जिसको ध्यान में रखकर सरकार काम करेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, जुडिशरी अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, कोई कानून बनाएगा तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट हो गया, या DPSP हो गया, या प्रियम्बल है, ये सब क्या है, ये सभी ऐसा चीज़ है हमारे संविधान में, ये सभी ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब जुडिशरी को इंटरप्रेट करने में किसी भी कानून को हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उसको समझने का मौका मिलता है कि क्या बैक ऑफ द फिलॉसफी क्या है संविधान बनाने वाले का, जो ऐसा संविधान बनाया है, यानी क्या चाहता क्या है। जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पर्पस क्या है, क्या मैं चाह रहा हूँ, उम्मीद क्या कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो इसी तरीके से संविधान बनाया क्यों, इसका इसलिए बनाया ताकि देश में सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट हो, यानी सब यहाँ पे भाईचारा बन के रहे, सबको लिबर्टी मिले, सबको इक्वलिटी मिले, सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, है ना। चलिए टॉपिक से भटक गए। तो यह बोल रहा है कि गवर्नेंस में फंडामेंटल क्या है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, या फंडामेंटल ड्यूटी है, या DPSP है, या फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी है। सिंपल सी आसान भाषा है कि गवर्नेंस में फंडामेंटल क्या है, DPSP है, बाकी सारी चीज़ तो फंडामेंटल राइट हो तो मेरा अधिकार है कि आपको बोलने, कहने, सुनने, इधर उधर घूमने, मौज करने का इत्यादि आपको क्या आज़ादी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कि आपको लायबल बनाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हाँ। और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, बात वही हुआ। और DPSP क्या बोलता है कि सरकार को ये करना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो असक्षम वर्ग है, उसको क्या है, सक्षम बनाना है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको प्रमोट करके उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉजिटिव सपोर्ट, यानी सपोर्ट देकर सरकार उसको सपोर्ट करके क्या करेगा, उस सोसाइटी का जो अपर स्ट्राटा है, जो इक्वल स्ट्राटा है, उसमें लाना है, ताकि कोई किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले, किसी को कम अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है यहीं से निकलता है, ठीक है। जिसके साथ भेदभाव हुआ है उसका भेदभाव ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, DPSP मैं आपको बता ही दिया हूँ, पहले ही बता दिया कि DPSP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू मस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हुआ, बहुत सारे बोले ना कि DPSP बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो DPSP पर बहुत सारे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये चौथा था, फोर्थ नंबर था, ये फिफ्थ है। फिफ्थ बोल रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, यानी इकोनॉमिक जस्टिस जो कि एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन सभी चीज़ों में से किस में प्रोवाइड ऑप्शन दे रखा है, इन सभी चीज़ों में से किस में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि हैंडराइटिंग पे ज़्यादा नहीं जानेगा, ठीक। पहला कि इकोनॉमिक जस्टिस इन सभी फॉलोइंग में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात किन सभी कहाँ चल गया कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, कि क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईसी का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सो पहला, फर्स्ट इज द प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट, कि प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है एंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, पहला। दूसरा प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, कि प्रीएम्बल है, ठीक है, एंड डीपीएसपी ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है जी, डीपीएसपी। चार नंबर है नॉन ऑफ द एबव, शायद आई थिंक, हाँ, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। यानी इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे मैं बताया ना कि कोई काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही ऑब्जेक्टिव भारत का संविधान बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, तो क्या पर्पस क्या है, वो बोल रहा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करना है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है ना, राष्ट्र को एक लेवल पर ले जाना है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना है, तो उसमें से एक और है क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करना है, आर्थिक रूप से सबको न्याय मिले। तो क्या कौन सी चीज़ें हैं जो बात करता है इस पर, ठीक है, क्या वो प्रीएम्बल है और फंडामेंटल राइट है, या प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, या इसमें से कोई भी नहीं है, कौन सी है? तो आप पॉज कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट तो नहीं है, है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या है? जैसे अधिकार है जो हमें देता है, ठीक है। प्रीएम्बल बात करता है कि इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब जो बात करता है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रीएम्बल ही है। और डीपीएसपी के बारे में मैं कितना ही बात करूँ, डीपीएसपी तो डीपीएसपी है, तो जो प्रीएम्बल और डीपीएसपी है ये बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करने के लिए, है ना, कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, हर तरीके से जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, ये सब बात करता है कौन? हमारा प्रीएम्बल और डीपीएसपी बात करता है। तो दो को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और हैं, तो सब ये सब जुड़ा हुआ है एक ही क्वेश्चन से, है ना, थीम पर ही है। तो जैसे एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जैसे मैं बताया ना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पर्पस है, उस पर्पस क्या है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो संविधान बनाने वाला है, उनका बनाने का मतलब क्या है ना, संविधान बनाने का क्या मतलब है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके माइंड में क्या ऐसा थॉट, क्या फिलॉसफी था, वो कौन रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ऑप्शन में है प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है, या फंडामेंटल राइट रिफ्लेक्ट करता है, या डीपीएसपी रिफ्लेक्ट करता है, या फंडामेंटल ड्यूटी। तो इनमें से कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया प्रीएम्बल में सब कुछ लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनिटी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इकोनॉमिक जस्टिस से लेकर पॉलिटिकल जस्टिस सब मेरे को मिलना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, दुनियादारी सब मिलना चाहिए, है ना। तो अगर संविधान को समझना है तो प्रीएम्बल समझ लिए तो सब समझ लिए। तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, यानी ऑब्जेक्टिव जैसे है ना, ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी काम करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, अब उस इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ पता चल जाता है कि हाँ ये बात, ये चीज़ें कहने वाला है यहाँ पे, या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए
तो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, अब प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको एक दो और क्वेश्चन है, उसको भी मैं करा देता हूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस पर नहीं जाइएगा, ठीक है, ये दूसरा बात है। ये बोल रहा है कि ये जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या बी में, या सोवरेन, है ना, शॉर्ट्स में लिखता हूँ मैं, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सी में सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है, और डी में या सोवरेन सब में आ है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। क्या है, तो यू नो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर थोड़ी ना ऐड था, ये तो 1975 में इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। तो मैडम ने ऐड करवाया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, क्या प्रीएम्बल में हमारा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया था। उससे पहले क्या 26 जनवरी 1950 से क्या सोवरेन सेकुलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो दूसरा ऑप्शन है ना, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये दोनों जो वर्ड है ना, ये बाद में ऐड किया गया। ठीक है, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, और एक और ऐड किया था को बिजोड़, भूल रहा हूँ मैं उस वर्ड को। ठीक है, 3 शब्द ऐड किया गया था, तो उसको मैं भूल रहा हूँ, तो यही ऐड किया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हुआ। एंड एक और क्वेश्चन कर लीजिए, जस्ट लास्ट एंड फास्ट। With reference to the provision contained in Part 4 of the Indian Constitution, which of the following statements is are correct? वही बात, DPSP Part 4 इज DPSP Part 4 डिस्कस करता है DPSP के बारे में, Part 3 फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन सभी प्रोविजंस में से Part 4 में कौन डिस्कस करता है, कौन सा ये प्रोविजन सही है। यानी Part 4 विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन Part 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि Part 4 में जो प्रोविजंस हैं वो इन सभी स्टेटमेंट में से किससे मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स कौन सा सही है जो Part 4 के साथ मिला जुला है। ठीक है, तो पहला क्या कि This shall be enforced by court. Now, with reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct? ठीक है, Part 4 के बारे में पूछ रहा है, सिंपल है। So they shall be enforced by court, यानी Part 4 में का जो प्रोविजंस है क्या वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है। ठीक है, पहला। दूसरा कि वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तीसरा किधर गया हुआ कि द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस्ड द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। तीसरा ये, यानी जो जैसे मैंने बताया ना कि DPSP क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, कानून बनाने में हेल्प करता है, लॉ बनाने में हेल्प करता है,
देश को चलाने में हेल्प करता है, जुडिशरी को अपना काम करने में हेल्प करता है। यानी जो तीनों ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन तीनों को हेल्प करता है। तो ये बोल रहा है कि क्या पार्ट 4 में जो प्रोविजंस है क्या वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, या दूसरा कि इन्फोर्सेबल नहीं है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है ना, प्रवर्तनीय, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर कोई डीपीएसपी लागू नहीं कर रहा है सरकार, तो आप किसी कोर्ट में नहीं जाकर बोलोगे कि हुजूर देखिए डीपीएसपी लागू नहीं कर रहा है सरकार, मुझे तो बोला ये करके कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। जब भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, आपका फंडामेंटल राइट छीनता है, तो आप जाकर किसी भी कोर्ट का घंटी डोलाओगे, घंटी बजाओगे तो कोर्ट सुनेगा, है ना, अपील डालोगे तो सुनेगा। लेकिन डीपीएसपी अगर कोई छीन रहा है आपका, अब इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना, बेरोजगार बन के बैठ घूम रहे हो, तो कोर्ट में नहीं जाकर कह सकते कि देखो सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, काम करने का मौका ही नहीं दे रहा है ना। तो ये कोर्ट में के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो डीपीएससी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है, ये हुआ। तीसरा बोला है कि द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेकिंग ऑफ द लॉज, मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि कानून बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरप्रिटेशन में, हर तरीके से क्या डीपीएसपी हेल्प करता है। बिल्कुल, और जो डीपीएसपी बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि सरकार इन सभी प्रोविजंस को ध्यान में रखकर ऐसा कानून बनाए जिससे एक वेलफेयर स्टेट बने। इंडिया शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो इसलिए डीपीएसपी बनाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दूसरा इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, और इन सभी प्रोविजंस को ध्यान में सरकार काम करे। तो जैसे मैंने बताया ना कि डीपीएसपी बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, डीपीएसपी से खूब क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना पूछे तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं आप, है ना। वो भी थीम वाइज लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि रट्टू तोता वाला जो क्वेश्चन है कि बताओ ये आर्टिकल्स में वो क्या बोला या इस आर्टिकल में कहाँ क्या चीज़ लिखा है, वो नहीं, रट्टू वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कॉमन सेंस है, जैसे एक बार आप डीपीएसपी पढ़ लिए, समझ लिए, तो चीज़ें आपके लिए आसान है, ठीक है। आई होप जो 7-8 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, नंबर तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी आई थिंक आपको एंजॉय, मज़ा आया होगा। तो अगर सही लगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं फर्दर लेकर आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और लव यू टू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।